हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर हो गए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी पार्ट होगा इसमें आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोगों ने थोड़ा सा पार्ट छूट गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो पहला पार्ट था उसमें से थोड़ा सा छूट गया था, तो उसको हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। यानी कि अगर हमें दे दिया जाए कि कोई ट्रायंगल दिया गया, ठीक है, आपको कोई ट्रायंगल दे दिया गया और इसके जो वर्टेक्स हैं, इसकी जो सिराएं हैं, इस वर्टेक्स के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ हमने कहा A है और यहाँ B है और ये हमारा C है, ठीक है। और ABC में हमारा मान लो x1, y1 और ये हो गया x2, y2 और ये हो गया हमारा x3, y3, ठीक है सर। अब हम बात करने वाले हैं, अगर इस ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात कर ली, यानी कि क्षेत्रफल के बारे में, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में मैंने क्या कहा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। अगर मैंने इसके एरिया के बारे में बात कर ली तो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके एरिया के बारे में वही होता है बेसिकली, जो हम लोगों का बेसिकली हम लोग ज्योमेट्री में देखते हैं क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे एक ही लाइन में, अगर मैं फॉर्मूले की डायरेक्टली बात करूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 1/2, सबसे पहले तो लिखोगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में, फिर ब्रैकेट में होगा हमारा क्या होगा, ध्यान से सुनना। मैंने कहा x1, फिर स्मॉल ब्रैकेट y2 माइनस y3, ठीक। फिर क्या होगा? प्लस, क्या होगा? प्लस। फिर होगा हमारा x2, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में y3 माइनस y1, फिर होगा हमारा क्या? प्लस। फिर होगा x3, ये होगा y1 माइनस y2। क्या समझे? यानी कि ये जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। अगर आपको डायरेक्टली 3 निर्देशांक दिए गए हैं, यानी 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज़ करके आराम से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अगर निकाल सकते हो तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं यहीं पे। अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका पॉइंट है और द्वारा घिरा क्षेत्रफल, ठीक है। मैंने क्या कहा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। मैंने क्या कहा, 3 दिए गए हैं, इसमें से है -2 और ये हो गया -3, ठीक। और दूसरा हो गया हमारा 4,1 और ये हो गया हमारा 1,-1, ठीक है। ABC 3 पॉइंट दिया गया हमें, ठीक है। और 3 पॉइंट और इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी कि कवर, इसके द्वारा जो एरिया घिरा हुआ है उस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने कहा कि इस एरिया का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल बराबर, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 बिंदु से केवल त्रिभुज ही बन सकता है, ठीक है। तो 3 बिंदुओं से केवल और केवल त्रिभुज ही बन सकता है ना। तो अब एक काम करो, मैंने क्या कहा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हो गया A पॉइंट यानी x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनको मानने के बाद डायरेक्टली इस फॉर्मूले में मैंने डायरेक्ट रख दिया। x1 क्या हो जाएगा, -2, फिर अगले ब्रैकेट में हो जाएगा y2 माइनस y3, यानी कि 1 माइनस ब्रैकेट में वहाँ क्या है, y3 की जगह पे -1 है ना, तो यहाँ पर माइनस और वो वाला माइनस मिला के क्या हो जाते हैं, +1, ये हो जाएगा +1, ठीक है। फिर प्लस x2 क्या है हमारा 4, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में y3 माइनस y1, यानी कि -1 माइनस माइनस +3, यानी कि -1 + 3, फिर प्लस, फिर हमारा हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा हमारा y1 माइनस y2, यानी कि y1 क्या है हमारा -3 और ये हो जाएगा -1, ठीक। अगर ये हो गया,
ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा क्या, -2 और ये क्या है 2, ठीक है, तो ये हो गया -4 प्लस 4 गुणे +2 यानी कि ये हो जाएगा 8, ठीक, फिर ये हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा -4 यानी कि प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, ठीक। अब ध्यान से देखना, यहाँ 1/2 है, ब्रैकेट में है हमारा आपका -8 +8, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो ये दोनों आ जाएंगे 0, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 0 है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखो, अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट आपका निकलता है स्टूडेंट्स कि अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो तीनों बिंदु दी गई हैं, ये तीनों बिंदु आपकी संरेख है। कैसे मतलब, इसका मतलब ये है कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 0 हो जाए तो उस टाइम पे जो हमारे तीनों बिंदु होते हैं, यानी कि तीनों बिंदु A B C, वो हमारे संरेख होते हैं, यानी कि कोलिनियर होते हैं, ठीक है, वो कोलिनियर पॉइंट्स को कहलाते हैं। चलो ठीक है सर, अगर ये बात है तो मैं इस बात को मैं डायरेक्टली यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। चलो, और इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये भी बात मैं बताऊँगा, ठीक। चलो इसके बारे में देखते हैं और एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या होने वाला है इसमें, ठीक है। तो हर एक पॉइंट के बारे में अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये बात जानते हो अच्छी तरीके से। संरेख एक ऐसा शब्द है जिससे एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना होता है, समझ रहे हो, हर बार बनता है और इस बार भी जहाँ तक उम्मीद है कि बनेगा, ठीक। चलो, तो मैंने कहा क्या समरेखी बिंदु, इसको संरेखी या समरेखी कैसे भी कह सकते हो, समरेखी बिंदु, ये क्या होता है सर, इसे इंग्लिश में कहते हैं कोलिनियर पॉइंट, ठीक। इसके बारे में जान लो। देखो, कोलिनियर पॉइंट, इसका मतलब ये है कि जब हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैंने क्या कहा, जब दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए, यानी कि 0 आ जाए, हो जाए, तो तीनों बिंदु यानी कि आपके जो दिए गए बिंदु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संरेखी हो जाते हैं, संरेखी यानी कि कोलिनियर हो जाते हैं। क्या कहते हो, बिल्कुल समझ में आ रहा है पॉइंट, ये पॉइंट लिख लेना। अब देखो, अगर कोलिनियर हो जाते हैं तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक क्वेश्चन लिखते हैं, मैंने कहा कि k का मान बताओ, k का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ, यानी कि यदि पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक है हमारा A, ठीक है, A क्या है हमारा 2,3, B है 4,K और C है हमारा, C क्या है हमारा 6,-3। R कोलिनियर इट मीन्स संरेखीय है, ठीक है। अब हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, इस तरीके से हमारी पॉइंट यही कंप्लीट होती है। ये क्वेश्चन जो है
आपका बन के निकल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन बन गया तो ये बताओ कि अब अगर हमें की का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो कैसे करना पड़ेगा। अब सभी जानते हो कि संरेखी तभी होता है, कंडीशन होता है उसके लिए, जब हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, 0 हो। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तभी हमारा क्या तीनों जो बिंदुएं हैं वो क्या होंगी, संरेखीय होंगी। और जब संरेखीय होंगी तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। त्रिभुज का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। अब सभी को पता है कि 1/2 करना है और ये तीनों पॉइंट दिए गए हैं। मैंने इसको मान लिया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, y2 और ये हो गया हमारा x3 और ये हो गया y3। ठीक है, तो हमने क्या किया, रख दिया 1/2 गुणे x1 क्या है, 2 है बिल्कुल, y2 माइनस y3 बिल्कुल, तो k + 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने कहा प्लस x2 क्या है हमारा 4, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारा -3, फिर उसके बाद ये हो जाएगा -3, यानी कि हो जाएगा -3 मतलब y3 माइनस y1। अब फिर उसके बाद हमने कहा प्लस हमारा जो नेक्स्ट है x3 वो क्या है 6 है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में हमारा क्या आ जाएगा y1 माइनस y2 यानी कि 3 - k। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/2, फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 2k + 6 प्लस ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -24 बिल्कुल। फिर ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 6 × 18 यानी कि ये हो जाएगा 18। उसके बाद ये हो जाएगा -6k। ठीक, अब ये ब्रैकेट हो गया बंद। अब ध्यान से देखो यहाँ पर +6 और +18 जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 2k इधर है और 6k इधर है, 2k प्लस में है 6k माइनस में है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा यानी -4k। ठीक है, और कोलिनियर इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए भाई, 0 होगा तभी तो काम बनेगा। ठीक है, 0 होगा तभी तो काम बनेगा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी तक 0 है। ठीक है, ये हो गया -4k और ये हो गया -24 और ये हो गया इधर हो गया +24। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्या, एक दूसरे से कैंसिल आउट। अब जब ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए तो इससे हम क्या कर सकते हैं, क्या बचा यहाँ पे -4k, तो ये 2 से गया ये 2, मतलब ये 4 गया 2 बार। ठीक है, तो ये हो गया कितना -2k = 0, देन k का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को जब भी आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। यानी कि जब भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहे तो उसमें 2 ही कंडीशन बन सकती है कि तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो, और दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि आपको कोलिनियर पॉइंट्स पर पूछने के लिए कह देगा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि कोलिनियर पॉइंट्स किस कंडीशन में होंगे, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 हो जाएगा तब। ठीक, तो अब ये पॉइंट आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे, और इसके बाद हमारा जो पॉइंट से रिलेटेड यानी कि कोऑर्डिनेट का जो पहला पार्ट था वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, यानी कि हमारा स्ट्रेट लाइन की तरफ, यानी कि सरल रेखा की तरफ। ठीक है, तो चलिए, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इस बात को ध्यान में रखना हमेशा। ठीक है, चलो भाई, ठीक, तो अब हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है हमारा, स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा क्या कहते हैं। ठीक, चलो, अब सरल रेखा की मैं बात करूं, किसकी, अगर मैंने सरल रेखा के बारे में बात किया तो सरल रेखा क्या होता है भाई, एक सीधी लाइन। ठीक है, और एक सीधी लाइन, इसका मतलब क्या है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो इसका सरल रेखा के बारे में तो आप सभी को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही। ठीक है, लेकिन
पॉइंट वाली बात क्या है कि इसमें जो क्वेश्चंस हम लोगों को बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं उसके बारे में मैं डायरेक्टली डिस्कस करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा निकल के आता है स्लोप। क्या? स्लोप यानी प्रवणता। इसका दूसरा नाम कहे तो क्या होगा? ढाल। ठीक है, देखो जो बेसिक पॉइंट्स थे उसके बारे में तो आप लोग हाई स्कूल में ऑलरेडी पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ने की यहाँ ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों को क्या करना है, डायरेक्टली मेन पॉइंट पे जाना है जहाँ हमें चाहिए, और उसके लिए बेसिक की जो ज़रूरत है मैं यहाँ से सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि प्रवणता जो होती है उसे फाइंड आउट कैसे किया जाता है। बेसिकली प्रवणता होती क्या है इसके बारे में बात करने वाले। प्रवणता होती क्या है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमने ले लिया आपका, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, क्या हो गया? वाई एक्सिस। तो मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि यहाँ से एक मैंने रेखा खींच दी। ठीक है, एक रेखा या रेखाखंड कुछ भी कह सकते हो आप इसको, और ये हमारे एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, ये जो थीटा बनेगा, यहाँ से हमारा जो tan थीटा निकलता है, यहाँ से जो tan थीटा निकलता है, यही हमारा प्रवणता कहलाता है, प्रवणता या फिर ढाल। और इसी tan थीटा को हम क्या कहते हैं? ध्यान से देखना, इसी tan थीटा को m से हम डिनोट करते हैं, जो कि हमें यहाँ पर स्लोप का नाम देते हैं इसे। ठीक है, यानी कि ढाल प्रवणता जो भी हम m से डिनोट करते हैं इसे। ठीक है, यानी कि हमारा m और tan थीटा दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको डेफिनेशन के तौर पे लिखूं, डेफिनेशन के तौर पे अगर मैं लिखूं तो इफ़ मैंने क्या कहा, इफ़ अ लाइन मेक्स एन एंगल यानी थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वही हमारा क्या होता है? प्रवणता, ढाल। ठीक है, मेन पॉइंट ये था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और जब एक एंगल थीटा बनता है वही हमारा क्या कहलाता है? प्रवणता। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। लेकिन अब इसमें कहानी बनती है। अब इसमें कहानी क्या बनती है सर? ये बनती है कि अब ये प्रवणता तो हम जान गए, लेकिन अब ये प्रवणता निकालेंगे कैसे? ये प्रवणता निकालेंगे कैसे? बेसिकली ये कैसे कैसे निकलता है, किस कंडीशन में निकलता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, इसके प्रवणता निकालने के दो तीन तरीके हैं। ठीक है, पहला सबसे बेसिक, अगर आपको कोई दो बिंदु दी गई है, यानी कि दो बिंदु आपको दे दी गई हैं। मैंने कहा एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। ठीक है, मैंने कहा इसका जो निर्देशांक है वो है हमारा x1, y1, और इसका है हमारा x2, y2। और इसमें हमें कह दिया गया कि हमें प्रवणता यानी कि स्लोप आप लोग निकाल के दिखाओ। तो ऐसे में केवल एक ही कहानी बन सकती है सर, एक ही फॉर्मूला बनता है इस पर, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब ये मत पूछना कि ये कहाँ से आया, क्योंकि अब हम लोगों को केवल इतने से मतलब है अभी फ़िलहाल। ठीक है, क्योंकि उतना टाइम है नहीं कि मैं इसको बताऊं। ठीक, तो इसे हमारा स्लोप हो गया। ठीक है, और इसी को चाहो तो आप tan थीटा भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोनों तो वैल्यू सेम होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों का मतलब ही यही होता है। ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट कि आप अगर दो पॉइंट आप दिए हो, ठीक है, और आपको स्लोप निकालने के लिए कह दिया गया, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। यानी कि प्रवणता हम कह रहे हैं निकालने के लिए कह दिया गया, तो आप प्रवणता, ठीक है, इस तरीके से निकालोगे। अब इसके अलावा और मेथड है, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसको निकालने के लिए देखो, हाँ, इसका एक और मेथड है जो कि आपको दूसरा मेथड क्या कहलाता है, चलो मैं बता दे रहा हूँ। मैंने कहा एक जनरल फॉर्म जो हमारा होता है, जनरल रेखा का मतलब जनरल फॉर्म होता है हमारा एक रेखा का, वो होता है ax। मैंने कहा ax
प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, ये है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। किसका, लाइन का हमारा जनरल फॉर्म ये एक तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो जनरल फॉर्म से अगर कह दिया गया, एक इक्वेशन दे दिया गया आपको और कह दिया गया कि हमें प्रवणता निकालना है, क्या निकालना है, प्रवणता। सर प्रवणता निकालना है ना, तो ये बताओ, यानी कि अगर हम m की बात करें तो हमने क्या किया, ध्यान से देखना, हमने क्या किया, इसको m निकालने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला है इसका कि x का गुणांक, यानी कि माइनस ले लो, x का गुणांक होल डिवाइडेड बाई किसका गुणांक, y का गुणांक। ठीक, यही हमारी प्रवणता कहलाती है। अगर मैं इंग्लिश में इसको लिखूं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x होल डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, क्या कहते हो। इस तरीके से आपके दो फॉर्मूले निकलते हैं। ठीक है, एक तो प्रवणता निकालने का, ठीक, इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन दे दिया गया और प्रवणता आपसे पूछ ली, यानी कि अगर आपसे tan थीटा भी पूछ लिया तो यही निकालना है आपको, क्या समझे, tan थीटा भी पूछ लिया तो आपको यही निकालना है। और दूसरा ये हो गया, अगर तो कोई 2 पॉइंट दे दिया गया हो और आपको प्रवणता निकालने के लिए कह दिया गया हो, तब आप क्या करोगे, यही करोगे। ठीक है, चलो तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका प्रवणता। तो अब प्रवणता के बारे में आप लोगों ने बेसिक तो जान लिया है, बेसिक आप लोगों ने जान लिया है। ठीक है, तो अगर बेसिक जान लिया है तो अब इसके कुछ रिलेशंस होते हैं उसके बारे में जान लो, इसके कुछ रिलेशंस होते हैं उसके बारे में जान लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब रिलेशन के बारे में जानना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। अगर मैंने कहा कोई दो लाइन अगर पैरेलल हो जाती हैं, यानी कि मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि एक लाइन तो ये हमारी पहले से ही थी और मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसी के समांतर मैंने एक और लाइन खींच दी। क्या किया, थीटा ही एंगल पे हमने एक समांतर लाइन और खींच दी। तो इसका जो m1 होगा, इसका जो m1 होगा और इसका जो m2 होगा, ये आपस में बराबर होंगे। लेकिन इसमें कंडीशन होती है हमारी सबसे पहली वाली कि यदि if two lines are parallel, जब दो लाइन क्या हो, समांतर हो, यानी पैरेलल हो, तब उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, तब उस कंडीशन में हमारा जो m1 और m2 में रिलेशन होता है वो बेसिकली क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है m1 इज इक्वल टू m2, क्योंकि इन दोनों की एंगल जो होती है वो यहाँ पर सेम रहेगी। ये थीटा रहेगा तो ये भी थीटा रहेगा, क्योंकि आपस में क्या है, समांतर है। आप सभी जानते हो कि अगर मैंने दो समांतर लाइनें खींच दी और ये वाली एक लाइन खींच दी तो यहाँ जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पर भी बनेगा। ये आप सभी को पता है, ये थीटा और ये थीटा दोनों बराबर होंगे। तो इसका कहानी है कि ये जो देखो ये पैरेलल लाइन है और ये एक एक्स एक्सिस जो है इसका जो काट रहा है, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो बिल्कुल पता होगा कि ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में बताने की ज़्यादा तो ज़रूरत है नहीं। तो अब इतना जान लो कि यहाँ पर दोनों की प्रवणता क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि कह दो कि दोनों लाइंस की, ठीक है, दोनों लाइंस की प्रवणता जो होती है, प्रवणता क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। क्या समझे? ये पॉइंट समझ में आया? अगर ये पॉइंट समझ में आया तो ध्यान से देखना। सेम अब यही कहानी इसके अलावा एक और कहानी बनती है जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट कह सकते हो,
बेसिकली, क्योंकि इंटरसेक्ट कहना इसलिए बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर कोई ज्योमेट्री की क्लास तो है नहीं कि इसको बाइसेक्ट कर रही है, दोनों भाग बराबर चल रहे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ 90 डिग्री पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमें 90 डिग्री पे हमें इसको इंटरसेक्ट कराना है, ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ये हमारा ये वाली जो लाइन थी, ठीक है, पहले से एक रेखा हमने खींच रखा था, तो मैंने क्या कहा, इसी पे हमने एक 90 डिग्री लाइन खींच दी। अब 90 डिग्री जो लाइन खींच दी, ध्यान से देखना, 90 डिग्री ये जो हमारी लाइन है इसको मैंने खींच दी। तो ये बताना ज़रा कि इस पे जो हमारी वो बनेगी, इस पे जो हमारी एंगल की, मतलब इसका जो प्रवणता निकलेगा, इस वाली लाइन का जो प्रवणता निकलेगा, इसका जो M2 निकलेगा, ठीक है, इसका जो M2 निकलेगा, ध्यान से देखना, इसका अगर 90 डिग्री है, यानी कि ध्यान से देखना, अगर मैंने इसकी बात कर ली, ये थीटा था और ये हो गया 90 और बढ़ गया ना, यहाँ से मैंने लिया, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा, बिल्कुल। अगर ये 90 प्लस थीटा हो गया तो ये बताओ क्या यहाँ पर ये नहीं हो जाएगा, इसका जो रिलेशन निकलेगा, इसका जो सेकेंड पॉइंट निकल के आएगा, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, क्या, यानी कि जब लंबवत हो, परपेंडिकुलर, यानी कि जब लंबवत हो, ठीक है, लंबवत। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर दोनों लाइन लंबवत है तो इसमें जो रिलेशन होगा, इसकी जो प्रवणता में रिलेशन होगा, वो क्या होगा हमारा, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। और ये रिलेशन इतना इम्पॉर्टेंट है, जब आपका लंबवत वाला क्वेश्चन जहाँ आएगा, जहाँ आपके दो इक्वेशंस लंबवत होंगे, वहाँ पर आपकी जो क्वेश्चंस बनेगी लंबवत पे, वो इस फॉर्मूले पे बनेगी। हमेशा याद रखना कि इस प्रवणता के इस रिलेशन पे बनेगी। और हमेशा याद रखना कि जब भी क्वेश्चंस ऐसा पूछा जाएगा तो दो ही कंडीशन बनती है बेसिकली, एक तो आपका जब लाइन पैरेलल हो, और जब लाइन आपका क्या हो, परपेंडिकुलर हो। और परपेंडिकुलर में आपका ये वाला रिलेशन बनता है, और आपका जब पैरेलल हो तो ये वाला रिलेशन बनता है। तो इन दोनों रिलेशन को आपको अच्छी तरीके से नोट करके रखना है, ताकि आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहाँ आपको ये सारे पॉइंट मिले, ठीक है। तो चलो, इतना पॉइंट समझ गए, रिलेशन समझ में आ गया। यानी कि प्रवणता का गुणनफल यहाँ क्या होगा, मैंने कहा था दो लाइन की प्रवणता बराबर होती है, ठीक है, दोनों लाइन की प्रवणता यहाँ पर बराबर होंगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्रवणता का गुणनफल -1 के बराबर होता है। क्या होता है यहाँ पे, प्रवणता का गुणनफल हमारे -1 के बराबर होता है, ठीक है सर। अगर ये बराबर होता है तो इसके आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट इसको ध्यान में रखना। और प्रवणता यहीं पर आपका इससे रिलेटेड जो इसके रिलेशन होते हैं वो सारे खत्म होते हैं, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से केवल और केवल क्वेश्चन बनेगा, आप में यहाँ से केवल और केवल क्वेश्चन बनेगा, और वो कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखना, बस ये सारे पॉइंट मैं कवर करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। मैंने कहा कि अब मैं एक ले लेता हूं, मैंने लिया एक इक्वेशन। क्या आप सभी को पता है कि जनरल फॉर्म, मैंने कहा कि जो हमारा जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, वो क्या होता है बेसिकली, सभी को पता है, ax + by + c इज इक्वल टू 0। सबको समझ में आ रहा है ये बात सभी को पता है ना। तो अब मैंने क्या कहा, जो इसकी प्रवणता की, यानी कि स्लोप फॉर्म जो होता है इसका, स्लोप फॉर्म ऑफ किस लाइन, जो इसका स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन होता है वो होता है y = mx + c। ये इसका पहला और ये हो गया दूसरा। तो ध्यान से देखना, अगर इन दोनों में मैंने एक रिलेशन देख लिया, यानी कि इन दोनों को कंपेयर कर लिया मैंने, तो कंपेयर करने के बाद यहाँ से दो पॉइंट निकलती है। सबसे पहला तो m, जो कि मैंने पहले बताया था, m क्या निकलता है, वो निकलता है हमारा क्या, -x, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, और सेकंड निकलता है हमारा
मतलब इज अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। ये हो गया कोएफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y। और दूसरा रिलेशन क्या निकलता है सर, अभी हमने m के बारे में निकालना है ना, y और x हमारा क्या वेरिएबल है, लेकिन अभी एक और चीज़ पॉइंट बची है जो कि है स्मॉल c। ये हमारा कैपिटल A है, कैपिटल B और कैपिटल C है, ठीक है। ये मैंने क्या कहा, ये कैपिटल C है और ये हमारा स्मॉल c। तो अब हमें क्या निकालना है, c, ठीक है, c। और बेसिकली ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये हमारा y एक्सिस पर जो कटा हुआ अंतःखंड होता है, यानी कि y एक्सिस पर अंतःखंड, ठीक है, y एक्सिस पर अंतःखंड जो कटा हुआ होता है वो होता है हमारा c। तो अगर हमें इसे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इसे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो मैंने कहा माइनस कांस्टेंट यानी कि कैपिटल C, बिल्कुल कांस्टेंट टर्म, इसमें लिख दिया मैंने कैपिटल C, होल डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, यानी y का गुणांक। समझ में आया, ये बात समझ में आई। यानी कि अगर आपको लिखना भी है तो मैंने क्या कहा, इस इक्वेशन के हिसाब से कोएफिशिएंट ऑफ x तो मैंने कहा माइनस a बटे कोएफिशिएंट ऑफ y यानी b। अगर इसको लिख दिया तो कोएफिशिएंट ऑफ c, मतलब ये कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, माइनस c होल डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y यानी कि अपॉन b। तो सीधे सीधे आपका दोनों रिलेशन यहाँ से कुछ इस तरीके से निकल के आ जाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो अब एक काम करते हैं, एक आध क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्या करते हैं, एक आध क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को जितने पॉइंट मैंने पढ़ाए उसमें से कुछ पॉइंट आपको समझ में आ जाए अच्छे से, ताकि जब क्वेश्चंस आपके सामने आए तो उसमें आप लोग घबराओ ना, कर सको सारे क्वेश्चंस। सर आपने ये सब तो बता दिया कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट बता दिया, तो अब निकालना भी बता दो कैसे होता है। सारी बातें बताएंगे भाई, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने कहा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, हमने कहा 2 पॉइंट है हमारे पास, तो हमें स्लोप पता करना है। हमने क्या कहा, एक पॉइंट A है जो 2,3 लेके चलता है हमेशा अपना निर्देशांक, और दूसरा पॉइंट हमारा B है, और ये क्या कह रहा है कि ये हमारा निर्देशांक लेके चल रहा है -2। तो इसके हमें फाइंड आउट करना है, हमें M पता करना है, यानी कि हमें क्या पता करना है, प्रवणता पता करना है। प्रवणता पता करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर M के बारे में हमें अच्छी तरीके से पता है। सर अगर 2 बिंदुओं की बात कर रहा है तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, बिल्कुल। तो हमने क्या कहा, y2 यानी कि हमने इसको मान लिया x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। तो y2 यानी कि -2 -3 डिवाइडेड बाई -3 -2, बिल्कुल। ये हो गया -5 बटे -5। फाइनली एक आंसर निकल के आ गया। और अगर इससे पूछ लिया, इसने और पूछ लिया कि क्या पूछा कि थीटा का वैल्यू बताओ, अगर इसने पूछ लिया एंड थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अगर इसने पूछ लिया थीटा का एंगल क्या होगा, यानी थीटा क्या होगा, तो मैंने क्या कहा, m बराबर हमारा क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर यहाँ पर क्या गिवन है, 1 गिवन है। तो आप सभी को पता है कि कौन से वैल्यू में, कौन से एंगल में हमारा tan थीटा का वैल्यू 1 आता है, बिल्कुल सभी को पता होना चाहिए। ये आ गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, यानी कि ये आ गया हमारा 45 डिग्री, बिल्कुल सभी को पता है। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, सभी को पता है, 1 होता है ना। तो वही आंसर हमारा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। समझ में आ गया ये बात। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लगभग बनते रहते हैं, ठीक है। आपसे डायरेक्टली m ना पूछ करके अगर आपसे थीटा का वैल्यू पूछ लिया तो आपको आंसर करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको निकालना भी है और साथ के साथ ये सारे क्वेश्चंस करके आने हैं बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत ही ईजी वे में मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इन सभी चीज़ों में कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी में से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर 5x + 2y + 19 इज इक्वल टू 0, अगर ये इक्वेशन दिया है तो आपको क्या निकालना है, स्लोप
एंड सी, यानी कि सी आपको पता है क्या होता है, स्लोप सी मतलब आपका जो अंतःखंड कटा होता है वाई एक्सिस का, ठीक है, वाई एक्सिस पर। तो ठीक है, तो सी और स्लोप दोनों यानी एम और सी दोनों निकालना है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा, सभी को पता है, हमने क्या कहा, हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा इसको 19 को उधर भेज दो, 19 को क्या करोगे, उधर भेज दो। उधर भेजने के बाद आपको क्या करना है, उधर भेजने के बाद या तो फिर डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, लेकिन चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैंने क्या कहा, m का फॉर्मूला आपको सभी को पता है, क्या हो जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x होल डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी कि -5/2, बिल्कुल हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। अब दूसरा आ जाओ, दूसरे में c की बात कर रहा है ना, माइनस क्या हो जाएगा, c कैपिटल C होल डिवाइडेड बाई कैपिटल B, माइनस कैपिटल C क्या है हमारा, ये हो जाएगा -19 होल डिवाइडेड बाई 2, क्या समझे। तो ये हो गया आपका सेकंड आंसर। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से सॉल्व करते हो, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि अब देखो, अगर मैंने यहाँ कुछ और कर दिया तो कुछ और करने के लिए मैं एक और क्वेश्चन लूँगा, तब मैं बताऊँगा इसमें क्या क्या कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो चलो मैंने एक क्वेश्चन लिया, दूसरा देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये आपके लिए है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है, लिख दे रहा हूँ। ये है y माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है और उसके बाद वाई एक्सिस से कितना काटा गया। चलो ठीक है, मैंने क्या कहा, y माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो पहला क्वेश्चन है कि थीटा का वैल्यू बताओ, ठीक है, और थीटा क्या है हमारा, एक्स एक्सिस से बना कोण, बिल्कुल यही तो है ना, थीटा हमारा एक्स एक्सिस से बना कोण। और दूसरी पॉइंट कह रहा है सी क्या होगा। अब सी क्या है सर, सी क्या है, सी है हमारा वाई एक्सिस से काटा गया अंतःखंड, ठीक। अगर आपसे थीटा और ये पूछ लिया और ये आपका क्वेश्चन है, तो इस तरीके से सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ इसके, तो सॉल्यूशन में क्या बताओगे आप लोग, सॉल्यूशन में आप लोग क्या बताओगे, सीधे सीधे पता है कि ये इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ से देखना ध्यान से, इसको मैंने उस साइड में भेज दिया, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा x उस तरफ जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा -5, बिल्कुल। तो हमने क्या किया, हमने कंपेयर कर लिया y mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c से तुलना कर लिया, क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया ना। तो अब ये बताओ कि m का वैल्यू क्या निकल के आएगा, m का वैल्यू यहाँ क्या है, 1 है, बिल्कुल, और c का वैल्यू सीधे पता चल रहा है -5 है, बिल्कुल। अब जब इतना पता है तो ये बताओ m का वैल्यू tan थीटा होता है और इसको बराबर 1 लिख सकते हो, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू 45 निकल के आ गया, ठीक, 45 निकल के आ गया, c का वैल्यू ऑलरेडी पता चल गया, तो बताने की क्या ज़रूरत है भाई, थीटा और c दोनों ही निकालना था। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा इधर उधर करके आराम से निकाल सकते हो, कोई डाउट की बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो और हाँ, दूसरी बात, मैंने ये लिखा इसलिए ताकि आप लोगों को जब भी सवाल पूछे तो वो अगर ऐसे लिख के भी पूछे तो भी आप आंसर दे सको, ठीक है। ये एक्स एक्सिस से बना कोण थीटा, अगर ये डायरेक्टली कह सकता था तो स्लोप भी कह सकता था या फिर और भी कुछ कह सकता था, तो वहाँ से ये क्वेश्चंस बदल जाते हैं जब आपसे यहाँ पर कुछ बदल के पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चंस उतने नहीं बदलते जितना कि आपका ये शब्द बदल सकते हैं। तो इसीलिए एग्जामिनर क्या करता है कि वो केवल इतना चीज़ ध्यान देता है कि बच्चे कौन से शब्दों से डर रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। तो चलो अब हम बात कर रहे हैं
रेखा का समीकरण के बारे में। किसके? रेखा की समीकरण के बारे में। मैं इसको हटा देना चाहता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। रेखा के समीकरण के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना कैसे बात करने वाले हम लोग। हमने कहा ये टॉपिक है हमारा रेखा का समीकरण। कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कैसे बनाया जाता है रेखा का समीकरण? यदि आपको कोई 2 पॉइंट दिया गया है, ठीक है, पहली बात तो आपको पूछ लेगा, पहला कि 2 पॉइंट दिया है और दूसरा कि आपको 1 पॉइंट दिया है और आपका प्रवणता दिया है, तो 2 कंडीशन बनती हैं इसमें भी। तो मैंने सबसे पहले लिया, यदि आपको 2 पॉइंट दिया गया है, एक दिया गया है A और एक दिया गया है आपको B, ठीक है। तो पहला का क्या है, मान लो x1, y1 हो गया और ये हो गया x2, y2। तो इसका जो रेखा का समीकरण जब हमें बनाना होता है तो 2 बिंदुओं के लिए जो रेखा का समीकरण बनता है वो है हमारा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फिर अगले ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक है। तो ये जब आप फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपको निकल के सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आपका बनेगा, सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आपका बन के निकले। अब दूसरा कंडीशन क्या था हमारा? दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन ये था कि यदि आपको कोई एक इक्वेशन दिया है, यानी कि 1 पॉइंट दिया गया है, मैंने कहा x y दिया गया है, क्या दिया गया है, सॉरी x1 और y1, x1 और y1, ठीक है। अगर x1 और y1 दिया गया है तो और फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया गया है m, यानी कि क्या आपको स्लोप दिया गया है, यानी प्रवणता दिया गया है। अगर दिया गया है तो यहाँ से एक और पॉइंट निकलता है y माइनस y1 m x2 x माइनस x1, ठीक है। यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये यहीं से निकला है, ध्यान से देखना, ये यहीं से निकला है, क्योंकि यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करोगे तो m का वैल्यू आपको पहले से जो पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कुछ यहीं से निकल के आ रहा है। ध्यान से देख रहे हो इन दोनों में कितना कंपेयर, मतलब अगर डिफरेंस देखोगे तो केवल इतना है इस वाले पॉइंट का, ठीक है। बाकी दोनों आपस में सेम है। पॉइंट इसकी है कि ये m और यहाँ पे ये, यानी कि अगर आपसे 1 पॉइंट दिया गया है और m दिया गया है तो आपको ये वाला यूज़ करना पड़ेगा, और अगर 2 पॉइंट दिए गए हैं तो आपको ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये बात दोनों बराबर हैं, एकदम समझ में आ रहा है, कोई पॉइंट डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है। देखो तो ये तो हो गई आपकी रेखा का समीकरण। देखो अब यहाँ पॉइंट एक चीज़ और ध्यान से देख लेना, अगर आपको m की जगह पे थीटा भी अगर दे रहा है, उसमें थीटा भी अगर उसने दे दिया है, तो वहाँ से आपको क्या निकालना होगा, m, यानी कि m कैसे निकलेगा, tan थीटा, बिल्कुल। और थीटा यानी कि अगर मान लो उसने 45 दे रखा है तो 45 रख के कितना एक वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ और दे रखा है 30 दे रखा है तो क्या निकाल सकते हो, 1/√2 √3 निकाल सकते हो। अगर 60 दे रखा है तो √3 निकाल सकते हो। आराम से इस तरीके से आप लोगों को निकालने की बस इतनी ज़रूरत है कि आपको एक पॉइंट दिया रहेगा और थीटा दिया रहेगा। देखो ये फंसाने की यही ट्रिक है स्टूडेंट, कि एग्जामिनर आपको m ना दे करके थीटा दे देगा, ठीक है। तो इतना याद रखना कि अगर थीटा भी दे तो घबराना मत, निकाल लेना tan थीटा, और tan थीटा ही आपका क्या होता है, स्लोप होता है, बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है ये बात, ठीक है। चलो अब मैंने क्या कहा कि अगर एक क्वेश्चन ले लिया जाए, इसी पे एक एग्जांपल के तौर पे कह दिया जाए, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 2 पॉइंट आपको दिया है, एक है आपका -3, -4 और दूसरा है 3, 4। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपको निकालना है, तो हमने क्या कहा, y माइनस y1, और ये हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया x माइनस x1, ठीक है। इस फॉर्मूले पर रखोगे आप लोग y माइनस y1, यानी कि हो जाएगा +4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y2 माइनस, यानी कि ये हो जाएगा 4 + 4 अपॉन 3 + 3, फिर ये हो जाएगा x माइनस x1 कितना है, +3, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 6y + 24 इज इक्वल टू 8x + 24।
तो ये 24 गया आपस में और ये निकल के आ गया कितना 6y इज इक्वल टू 8x। अब यहाँ से 2 पॉइंट निकल सकती है। पहला तो देखो ये ऑप्शन पे बेस्ड होता है स्टूडेंट्स, हमेशा जब भी इस तरीके से बने तो ये हमेशा ध्यान रखना या तो 2 कंडीशन बनती है इसमें। पहला या तो 8x माइनस 6y बराबर 0, यानी कि इसको अगर मैं और कुछ लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा पहला, ठीक है। और दूसरा ये हो जाएगा कि अगर इसने कहा ये हो जाएगा 6y माइनस 8x बराबर 0, यानी कि यहाँ से अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा किसकी होती है जानते हो? ज़्यादा किसकी होती है? इस वाले पॉइंट की प्रोबेबिलिटी इस वाले पॉइंट की सबसे ज़्यादा होती है कि ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो अभी हमेशा आंसर किस में निकालना है? कोशिश करना है कि x पहले लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना होगा। तो चलें आगे, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब मैं ले रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइप के, समझ रहे हो? कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस में क्या क्या आने वाले ध्यान से देखना। मैं क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। मैंने कहा कि बिंदु यानी कि पॉइंट, ठीक है सर, पॉइंट 0, -4, ठीक है, 0, -4 से जाने वाली और x एक्सिस से 30 डिग्री कोण यानी एंगल बनाने वाली रेखा का समीकरण। क्या करना है? रेखा का समीकरण बताना है। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि इस टाइप की क्वेश्चंस आप कैसे टैकल करना है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसने क्या कहा, इसने क्या दिया, क्या है? पहली बात तो एक पॉइंट दिया है इसने, एक पॉइंट क्या दिया है हमारा, ये वाला 0, -4, और दूसरा पॉइंट क्या दिया है, x एक्सिस से 30 एंगल डिग्री बना के रखा है। चलो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि वो मान लेता हूँ कि लेट कर लेता हूँ, मैंने कहा वो इक्वेशन जो है रेखा का समीकरण हो गया हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। क्या समझे? mx प्लस सी। और यहाँ पर ध्यान से देखो कि थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 30 डिग्री। तो मैंने क्या किया, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि m का वैल्यू भी यही होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इसको मैंने पुट कर दिया इसमें, ये हो गया y 1/√3 x प्लस सी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो आपके 0,4 से होके जा रही है, यानी कि समीकरण एक जो है वो पॉइंट 0,-4 से होकर जाती है या फिर गुजरती है, ठीक है, जाती है। अगर यहाँ से होके जाती है तो मैंने इसका ले लिया x और इसका हो गया y, यानी कि x और y की जगह पे इसको रख दूँ, ये क्या होके निकल के आएगा, ध्यान से देखना। y की जगह पे -4 है इज इक्वल टू 1/√3 इंटू 0, बिल्कुल, फिर ये हो गया प्लस c। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या निकल के आता है, ध्यान से देखना, c का वैल्यू क्या निकल के आ गया, -4, बिल्कुल, c का वैल्यू -4 निकल के आ गया। अगर c का वैल्यू -4 के निकल के आ गया तो ये बताओ, ये हो गया हमारा पुट द वैल्यू ऑन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या करना है, इस वैल्यू को रख देना है। ये हो गया y इज इक्वल टू 1/√3 x, ठीक, प्लस, और वहाँ क्या हो जाएगा -4। अब आप इसको क्या करोगे, एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा √3y और ये हो जाएगा -x, और फिर ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, उस तरफ माइनस था तो इस तरफ हो जाएगा प्लस 4/√3 इज इक्वल टू 0।
मेरे ख्याल से ये वाले आंसर के साथ आप लोग जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको निकल के आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। कैसे किया मैंने, ध्यान से देखना। ये तो हो गया प्लस माइनस, -4 हो जाएगा बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, √3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी उठा के इस तरफ रख दिया, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं ध्यान में आ गया, बिल्कुल मान लेना है। उसके बाद क्या करना है, tan थीटा दिया गया है, आराम से निकाल लो, निकालने के बाद इस पर रख दो। फिर इक्वेशन को ए पॉइंट से गुजर रहा है गुजार दो भाई, निकल रहा है निकाल दो, ठीक है। उससे होके जा रहे तो जाओ भाई, तुम हम क्या कर सकते हैं, चले जाओ, आएगा फिर सी का वैल्यू वहाँ से निकल के आ जाएगा, आराम से पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है इसमें। बस ये बस 30 सेकंड का क्वेश्चन था। बस आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और बनने भी चाहिए, और जहाँ तक है आपको तैयार भी रहना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो तैयार रहना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए। इसीलिए मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस को बता दे रहा हूँ, ताकि आपके सामने से हो के निकले और आप लोग क्वेश्चन को आराम से करके बढ़िया से अच्छे खासे नंबर के साथ पास हो जाएं। अब आगे बढ़े, मैंने क्या कहा, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है समीकरण x - y + 3 = 0 का अंतःखंड रूप क्या होगा, का अंतःखंड रूप क्या होगा, क्या होगा। अंतःखंड रूप क्या होता है सर, देखो अंतःखंड रूप के बारे में अगर मैं बात करूं तो अंतःखंड रूप कुछ इस तरीके होता है, x/a + y/b = 1। ये आपका क्या है, अंतःखंड रूप, ठीक है, ये आपका अंतःखंड रूप है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मुझे इस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में लेके आना है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, करना क्या था इसमें, बस एक काम करना था, क्या जानते हो, x - y = -3 कर दिया। अब क्या किया मैंने, -3 से सभी में डिवाइड कर दिया, तो x/-3 और ये हो जाएगा -y/-3, ये हो गया 1, ठीक। अगर आप इसको चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, -x/3 और फिर हो जाएगा +y/3 = 1। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका आंसर। क्या कहते हो, अंतःखंड रूप में इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। यानी कि इस तरफ ले आके 1 करना है, ठीक है। और वो चाहे जैसे करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, यहाँ पर 1 हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए, और इस तरफ कुछ भी रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस तरफ कुछ भी रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। चलो अब मैं एक और पॉइंट लेने वाला हूँ, ध्यान से देखना। अब ये सारे पॉइंट एक एक करके आपके सामने आएंगे, क्योंकि अब जिस भी क्वेश्चन आपका बनने वाला है उस सारे पॉइंट के बारे में मैं दिखाऊंगा आपको एक एक करके, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा परपेंडिकुलर फॉर्म। क्या है, परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन, कह सकते हो, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन है उसके बारे में ध्यान से देखना। ये क्या होता है, बेसिकली ये हो जाता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा, सॉरी sin थीटा कह दो या फिर अल्फ़ा कह दो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। sin अल्फ़ा = p, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या फाइंड करना होता है, ध्यान से देखना कि इसमें हमारा x जो है और y जो है ये दोनों वेरिएबल है, ये दोनों क्या है, वेरिएबल है। तो हमें फाइंड आउट किसको करना है, अल्फ़ा को, मतलब ये cos अल्फ़ा, sin अल्फ़ा, उसके बाद p। इसमें 3 पॉइंट होते हैं और तीनों पॉइंट हमें कैसे पता करना है, ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा, हमारा जनरल इक्वेशन जानते हो, ठीक है। जनरल इक्वेशन के बारे में सभी जानते हो, क्या होता है हमारा ax + by
प्लस सी इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, मैंने क्या कहा कॉस अल्फ़ा के बारे में। कॉस अल्फ़ा क्या होता है? कॉस अल्फ़ा होता है हमारा a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दूसरी साइन अल्फ़ा की मैं बात करूँ, साइन अल्फ़ा क्या होता है? ये हो जाएगा b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जैसे जैसे निकालना है आपको वो सारे फॉर्मूले में लिख रहा हूँ। अब मैं p की बात कर लूँ, किसकी? p की। अब p निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस c अपॉन, ये कैपिटल C की बात कर रहा है, कैपिटल C की, ठीक है, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से आपके ये तीनों पॉइंट कवर होते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद करना है या फिर याद रखना है, ठीक है। आप इन तीनों पॉइंट को अच्छी तरीके से नोट कर लो, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। बेसिकली अगर इसने कह दिया, देखो ऐसे क्वेश्चंस में केवल इतना याद रखना कि इसमें खासकर तो आपकी वैल्यूज़ पूछ लेगा, ठीक है। वैल्यूज़ पूछने के अलावा इसमें कह देगा कि टेन अल्फ़ा का वैल्यू बता दो। इस तरीके से आपका सारी चीज़ें, या फिर अल्फ़ा का वैल्यू। तो देखो इसी पे एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है। इसको मैंने क्या कहा कि रेखा है एक, वो क्या है रेखा हमारा? 4x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0 के पर मूल बिंदु से डाले गए लंब का x एक्सिस पर झुकाव। क्या? ये झुकाव की बात कर रहा है, x एक्सिस पर झुकाव, ठीक है। जब x एक्सिस पर झुकाव की बात करें ना, यानी कि मूल बिंदु से डाले गए लंब का x एक्सिस पर झुकाव, इस तरीके के क्वेश्चन को केवल एक चीज़ ध्यान रखना कि ये बताओ कि x एक्सिस पर झुकाव क्या होता है। x एक्सिस पर झुकाव तो यही होगा ना भाई, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया एंगल झुकाव, बिल्कुल यही थीटा की बात तो कर रहा है ना। थीटा का मतलब मैंने क्या कहा? टेन अल्फ़ा मैंने ले लिया, ठीक है। मैंने क्या कहा? टेन अल्फ़ा हमें पता करना है। क्या करना है? टेन अल्फ़ा पता करना है। और इस अल्फ़ा का मतलब, इस झुकाव का मतलब ये है कि अल्फ़ा केवल पता करना है, ठीक है। केवल अल्फ़ा पता करना है, वो भी tan इनवर्स में आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा पक्का है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि ये हो जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको क्या किया? मैंने इसको अंतःखंड रूप में कन्वर्ट कर लिया। अंतःखंड रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप सभी को पता है, 5 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस 5 से सभी में भाग दे दो, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 4x बाई 5, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y बाई 5, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1, ठीक। इस फॉर्म में तो मैंने लिख लिया, इस फॉर्म में मैंने लिख लिया। अब लिखने के बाद ध्यान से देखना, इसको मैंने क्या किया? इसको मैंने कॉस अल्फ़ा मतलब x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p से क्या किया? कंपेयर कर दिया, यानी कि तुलना कर दिया, ठीक है। कंपेयर किया तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा का वैल्यू क्या निकला? कॉस अल्फ़ा का वैल्यू क्या निकला? माइनस 4/5, बिल्कुल। और साइन अल्फ़ा का वैल्यू क्या निकला? और साइन अल्फ़ा का वैल्यू क्या निकला? ये हो जाएगा 3/5। इसका मतलब ये है कि हमें चाहिए क्या होता है? टेन अल्फ़ा चाहिए ना। ये होता है साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा? 3/5 अपॉन माइनस 4/5, और ये 5 से 5 गया, यानी कि ये हो गया माइनस 3/4, ठीक है। टेन अल्फ़ा वैल्यू क्या हो गया? माइनस 3/4। तो इसका मतलब क्या है? तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये निकल के आ जाएगा माइनस 3/4। दिस इज़ द राइट आंसर। क्या समझे? इस तरीके से आपके क्वेश्चंस निकल के आएंगे। तो ध्यान में रखना कि इसको जब भी आपको सॉल्व करना होगा तो क्या करना होगा? सबसे पहले इक्वेशन को
इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको इससे कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद अल्फ़ा मतलब कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा का और पी का वैल्यू निकालो, ठीक है। पी का वैल्यू बेसिकली यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। वो पूछेगा, उसको जितना निकलवाना है वो पूछेगा, बाकी आपको जितने से मतलब है, यानी tan अल्फ़ा से मतलब था मुझे, तो tan अल्फ़ा से यानी कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद ये वैल्यू रखने के बाद आंसर ला दिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्या करना है, जब भी आप सॉल्व करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने हमेशा आएंगे, ठीक है। तो बस फिलहाल आज के लिए ही इतना ही, ठीक है। तो अब देखो, अब नेक्स्ट क्लास में मैं लगभग सरल रेखा को यानी कि आपके स्ट्रेट लाइन को फिनिश कर दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद हम लोगों का आपका क्या था वो वाला एक चैप्टर था टैक्सेशन हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।